विगत दिनों उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा ने संपूर्ण देश को सदके में डाला है। सब गमगीन माहौल में हैं इस वक्त। पत्रकार और मशहूर पर्यावरणविद हरीश जोशी को सुनते हैं उनके विचार कि वो क्या कह रहे हैं इस आपदा पर। तो चलिए आइए एक मुलाकात हरीश जोशी जी से। उत्तरकाशी के धराली में जो गत दिवस प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हुआ है वो निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के लिए एक सबक है। पर होता क्या है कि जब आपदाएं होती हैं तब हम सब यहाँ के निवासी भी, हमारे नीति नियंता भी, हमारे योजनाकार भी चिंतित होते हैं कि हम भविष्य के लिए इसका सबक लेंगे। पर ऐसे सबक सिर्फ सोचे जाते हैं, लिए नहीं जाते हैं। अगर हम देखें तो अभी बहुत पुराना समय नहीं हुआ है, कोई 4 साल पहले फरवरी 2021 में ऋषिगंगा बद्रीनाथ के पास एक बहुत बड़ी आपदा हुई थी और उसी तरह की आपदा की पुनरावृत्ति गत दिवस उत्तरकाशी के धराली में हुई है। पर धराली की जो आपदा है इसको लेकर कुछ विचार किए जाने बहुत ज़रूरी है। जिस स्थान पर यह आपदा कल घटित हुई है वो स्थान को अगर देखें, वहाँ की जो वहाँ का भूगोल है, जो वहाँ की टोपोग्राफी है या जो वहाँ की जियोलॉजी कहती है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस स्थान पर ये बसासत बसी हुई है गांव की, वो स्थान आज से कुछ वर्षों पूर्व, अब वो समय क्या रहा होगा उसकी कार्बन डेटिंग से बात ही पता चलेगा कि वो स्थान पहले से भी जल भराव का क्षेत्र, बाढ़ का क्षेत्र रह चुका है। और बाढ़ का जो मलबा वहाँ पर था, उसी मलबे के ऊपर से बड़े बड़े निर्माण कार्य करा दिए गए हैं। तो आपदा यहाँ से शुरू होती है। अगर हम देखें कि आपदा तो सामान्यतया घटित होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। तो जब आपदा में मानवीय मूल्यों का, मानवीय क्षति का या इस तरह की चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं, तब उस तरफ की दृष्टि सबकी ज़्यादा जाती है। अन्यथा हिमालय में तो बाढ़ आती ही रहती है, पर वहाँ बसासत नहीं है तो उसको ज़्यादा उल्लेख नहीं करते हैं। दूसरा, प्रकृति का एक चक्र है। नदियाँ हैं, नदियाँ बाढ़ के साथ बहुत सारी ज़मीनों को बहा के ले जाती हैं, तो एक और कई नई ज़मीनों का विकास भी होता है। ये प्रकृति का अपना एक चक्र है। पर अगर हम देखें धराली में, उत्तरकाशी में जो कल का घटनाक्रम है, तो मैं कह रहा था कि जो बसासत वहाँ पर बसी है, उस बसासत को बिना सोचे समझे या तो बसा दिया गया है या वो बस गई है। क्योंकि प्रकृति के छेड़छाड़ का परिणाम है वो हमारे लिए ज़्यादा कष्टप्रद हो रहा है। पर इसको रोके जाने के लिए जो एजेंसीज काम कर रही हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उनकी भी इसमें घोर लापरवाही देखने के लिए मिलती है कि क्यों नहीं उन्होंने धराली में जो कल का आपदा स्थल है या अन्य जगह उत्तराखंड के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर भी जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो बसासत बस रही है, उसमें क्यों नहीं जियोलॉजिकल और इस तरह की जो सर्वेज हैं उनका अध्ययन किया जा रहा है। अब आप देखिए, जो सरकारी बजट से बड़े बड़े निर्माण कार्य हैं उनको बिल्कुल नदी की गोद में बनाया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो कल क्या होगा कि जहाँ पर भी इस तरह के, जहाँ एक बार कोई सरकारी बजट का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है तो उसके अगल बगल लोगों के जो बसासत बसनी शुरू हो जाती है, जिसको कि कानून की भाषा में अतिक्रमण कहा जाता है। आज अगर देखें तो पूरा उत्तराखंड का क्षेत्र, उत्तराखंड की जो जलधाराएं हैं, वो सिर्फ ये होता है कि उसके अगल बगल कोई सड़क मार्ग गुजर रहा है तो उसके बगल में लोगों ने, किसी ने अपना दुकान बनाना शुरू करा, दुकान के साथ आवास बनाना शुरू करा। और ये क्या होता है कि हम लोग नदी के जल आच्छादन क्षेत्र, नदी के जल प्रवाह क्षेत्र में अनावश्यक रूप से अपनी घुसपैठ करते हैं और उस घुसपैठ का परिणाम यह होता है कि आपदा में बहुत बड़ी क्षति होती है। तो मैं जो बात कर रहा था धराली की, धराली में जिस स्थान पर कल बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कितनी जनहानि हुई है इसका आंकड़ा अभी तक नहीं मिला है, कितनी लोगों को माल की हानि हुई है इसका आंकड़ा भी अभी इकट्ठा करने में समय लगेगा। अभी तो जो त्वरित लक्ष्य है वो है कि जितनी जानों को बचाया जा सके उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। पर हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम लोग इस तरह की घटनाओं से भविष्य के लिए सबक नहीं ले पा रहे हैं। तो हमें एक बार के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि हमारी ये तात्कालिक अतिवादी सोच हमको हमारे इन मानवीय
इस समाज को किस दिशा में लेके जा रही है। अगर हम देखें तो अब कहने के लिए जहाँ पर से जो खीरगाड़ या खीर गंगा जो उसको कहा जा रहा है, जो कि गंगा की सहायक जलधारा है, जिसमें सामान्यतया साल के अन्य दिनों में पानी कम रहता है, तो लोगों ने लगभग उसके मान के चल लिया कि इसमें पानी कम ही रहता होगा, तो बसासत बसती गई। पर नदी का अपना एक चक्र है। तो नदी का चक्र ये है कि उसमें पानी जब नदी का मार्ग है, अगर हम इसको यूँ समझें कि एक सड़क गुजर रही है, उस सड़क पर कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, तो हम ये थोड़ी कह सकते कि सड़क नहीं है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि सड़क पर गाड़ियाँ नहीं हैं। तो अब हमको ये सुरक्षित रहना पड़ेगा कि सड़क है तो उस पर कभी भी गाड़ी आ सकती है। तो ये जब हमको ये ध्यान रहता है तो नदी है, नदी वहाँ पर थी, नदी है। अगर हम देखें जहाँ पर ये कल इतने नुकसान हुए हैं, उनके नीचे अगर वहाँ के उसको समझने का कोशिश करें कि एक नई बाढ़ के रोखड़ की ज़मीन है, रोखड़ की ज़मीन के ऊपर से इतने भारी भरकम निर्माण कार्य जब वहाँ पर करा दिए गए हैं, तो उन निर्माण कार्यों की वजह से जिन क्षतियों को आज आकलन करने के लिए एक जोर आजमाइश भी चल रही है, तो उन क्षतियों को रोका जा सकता था इस दम पर कि जब वहाँ पर निर्माण कार्य हो रहे थे, उन निर्माण कार्यों को वैज्ञानिक दृष्टि से ये न केवल जो कल जो हमने गवा दिया है उसके लिए है, बल्कि जो हम नई बसासत बसने जा रही है नदियों के किनारे पर, इसको बहुत उससे देखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत पहले का समय नहीं गुजरा, अभी कोई पिछले 1-1.5 दशक पहले राज्य के मुख्यमंत्री वीसी खंडूड़ी जब सत्ता में थे तो उन्होंने कहा था कि नदी के 200 मीटर के दायरे में कोई निर्माण कार्य नहीं कराए जाएंगे। तब एक उम्मीद जगी थी कि शायद नदी का जो अपना प्रवाह क्षेत्र है वो खाली मिलेगा और नदी को जहाँ भी बहना होगा अपनी स्वतंत्रता से बह सकती है। पर आज हम देखें कि विकास कार्यों के नाम से, लोगों की घेराबंदी के नाम से नदियों को जिस तरह से घेरा जा रहा है, तो उत्तराखंड की सभी नदियों में इस तरह के बहुत सारे नमूने हैं। और अभी पिछले दिनों तो माननीय उच्च न्यायालय ने बाकायदा बागेश्वर के और राज्य के कई उसके लिए एक आदेश भी दिया था, पर उसका आदेश का क्रियान्वयन क्या हुआ है ये भी एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। तो हम बात कर रहे हैं जब धराली की, उत्तरकाशी की, तो धराली में जो कल के नुकसान का क्षेत्र है उसका अगर देखें तो जहाँ से खीरगाड़ या खीर गंगा शुरू होती है, वहाँ जो उसका जलागम क्षेत्र है, तो जलागम क्षेत्र को तो हम मानते हैं कि उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। वहाँ पर जो भी नुकसान हो रहे हैं वो प्राकृतिक रूप से है, तो प्रकृति का अपना एक क्रम है, प्रकृति का अपना एक चक्र है, तो वो तो उसका तो कल को क्षतिपूर्ति प्रकृति के द्वारा ही संभव है। पर जो ये कल जानमाल का नुकसान हुआ है ये पूरी तरह से हमारी मानवीय लापरवाही का परिणाम है। हम किसी भी जगह पर निर्माण कार्य करते हैं, उन निर्माण कार्यों को ये जाने बिना कि उस ज़मीन की धारण क्षमता क्या है, उस ज़मीन का अपना परितंत्र क्या है, उस ज़मीन के अपने पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य क्या हैं, इन चीज़ों को समझे बिना जब तक निर्माण कार्य और विकास कार्य कराए जाते रहेंगे, तब तक हमको इस तरह की आपदाओं के लिए तैयार ही रहना होगा। इस बात को हमें निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा नदी, क्योंकि हमारे अगर कुमाऊनी में एक कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है कि गाड़ा त्या नजीका जी नहीं जूनो तो अभी भूबे रौली। इसको अगर आप समझने का कोशिश करें कि नदी अगर हम तेरे नज़दीक ही नहीं जाएंगे तो अपनी कितनी आवाज़ में बहे, तो कितनी उसको करते जा, पर उससे हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा क्योंकि हम तेरे नज़दीक नहीं हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने ये कहावत उस समय में कही थी जबकि शिक्षा का कोई विकास नहीं हुआ था, तो लोग इस तरह की चीज़ों को समझते थे। तो आज स्थिति ऐसी आ गई है कि हम लोग अपने इन प्राकृतिक चीज़ों पर अपना कब्जा बनाने के लिए अपने सभी मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। तो हमें एक बार ज़रूरी है, और ख़ास करके इसमें जो सरकारों की भूमिका है, सरकार पहले ये तो तय करे कि जो हमारे विकास का जो बजट है, जो सरकारी निर्माण कार्य हैं, वो तो कम से कम इन नदियों के उसमें न, उनके नदियों की गोद में न किया जाए, या तो नदियों के घेर के, नदियों के बीच बीच में बड़े बड़े कॉलम, बड़ी बड़ी तकनीकी के करके बड़े बड़े बहुमंजिले, बड़ी मल्टी स्टोरीज कंस्ट्रक्शन, वो भी गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट का जो एक अपना पीठ थपथपाने का जो होता है कि हमने इतना विकास कार्य कर लिया है, तो इसको बहुत सोचने की ज़रूरत है। जब तक हम इस दिशा में नहीं सोचेंगे तो तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोग विकास कर रहे हैं, और विकास वो भी कोई दीर्घकालिक विकास करने जा रहे हैं। क्योंकि तात्कालिक रूप से अभी हमने कोई एक विकास कार्य करा, उसका शिलान्यास करा या उसका लोकार्पण कर दिया, तो अभी तात्कालिक रूप से तो हमें अच्छा लगता है, पर आने वाले सालों में अगर आप मीडिया की रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो उन रिपोर्टों में लिखा रहता है कि आज से 2 साल पहले हुआ निर्माण दरिया में समाया।
तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, और अभी के लिए तो हमको तात्कालिक रूप से हम लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोग इससे भविष्य के लिए सबक लेंगे, पर कोई सबक नहीं ले जाते। मैं इस बात को मैंने वहीं से शुरू किया था, मैं वहीं पर इसको समाप्त भी करने के लिए जा रहा हूँ कि 4 साल पहले जो ऋषि गंगा में जो हुआ था, तो ऋषि गंगा को आज खीरगाड़ में, खीर गंगा में फिर दोहराया गया है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस तथ्य पर हमको बहुत जानने की ज़रूरत है।